वेलकम बैक। आप सब सवेरे पाकिस्तान देख रहे हैं। फरा मुतवस्सित तबके की बात कर ली जाए ना तो दो ही ख्वाब होते हैं जो मैंने देखे हैं। एक ये कि पैसे इकट्ठे करके घर बनाएंगे और दूसरी गाड़ी खरीदेंगे और तीसरा बेटी की शादी करेंगे। हाँ, ये तो लड़के ने तो चले खुद करनी होती है, मगर लड़की बेटी की शादी भी एक बहुत बड़ा फरीजा है। लेकिन हम इस वक्त जो बात करने लगे हैं वो गाड़ियों की कीमतों की करने लगे हैं। अगर आपने पाई पाई जोड़ी थी ना और इस साल के लिए आपने सोचा था कि 2020 में अब हम गाड़ी ले लेंगे, ये गाड़ी जो है तकरीबन 8 लाख की है, तो आप नहीं ले सकते क्योंकि तकरीबन जो कीमतें हैं वो डबल हुई हैं इस साल। मुल्क भर में गाड़ियों की कीमतों को पर लग गए हैं। रवां साल गाड़ियों की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से मुतवस्सित तबका नए कार खरीदने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। पाकिस्तान में 10 से 12 लाख रुपए में फरोख्त होने वाली कार अब 18 से 20 लाख तक पहुंच गई, जबकि 15 से 22 लाख में मिलने वाली गाड़ी की कीमत 31 लाख तक जा पहुंची है। कीमतों में इजाफे के बावजूद गाड़ी की क्वालिटी का कोई मयार नहीं है और गाड़ियों में हादसात के दौरान हिफाजत का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। हम जितने एक्सीडेंट देखते हैं, ख़ासतौर पे ये सर्दियों में जो एक्सीडेंट मोटरवे पे देख रहे हैं, पूरी गाड़ी ऐसे प्रेस हो जाती है। हाँ, और वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस भी लिया है। उन्होंने 3 बड़ी कंपनियों के खिलाफ ये नोटिस लिया है कि उन्होंने 3 साल में यहाँ पर मुकम्मल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी थी, जो अभी तक नहीं की है। सो हुकूमत के साथ जो एक मुआहिदा था उसको ओवरलुक किया गया, जबकि ये गाड़ियाँ और ये कंपनियाँ जो हैं ये मुसलसल फ़ायदा जो है वो कमाती हैं। गाड़ियों में जिसे कहते हैं एयर बैग्स लगवाने के लिए 2 से 3 लाख रुपए कस्टम्स को अलग से अदा करने पड़ते हैं, जो कि एक जैसे जुल्म है। ये इनबिल्ट आता है पूरी दुनिया में, और जो फीचर्स हैं गाड़ी के, सेफ्टी फीचर्स की वजह से उसकी कीमत का तयन होता है। हमारे यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स की बात नहीं होती और कीमतें जो हैं उनमें रोज़ बरोज़ इजाफा जो है वो सामने आता है। और अब पाकिस्तान में बात हो रही थी कि कुछ नई कंपनीज हैं वो यहाँ पर आएंगी, कुछ गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, आम आदमी गाड़ी खरीद सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में नई गाड़ियाँ मुतारिफ कराई जा रही हैं, जिससे लोगों को उम्मीद तो ये थी कि अब सस्ती गाड़ियाँ मार्केट में आएंगी जो मिडिल क्लास तबके की पहुँच में भी होंगी, मगर लोगों की ये खुशफहमी भी जल्द ही दम तोड़ गई थी, क्योंकि इसी माह पाकिस्तान में मलेशिया और चीन की गाड़ियां मुतारिफ कराई गई हैं, जिनकी कीमत 40 से 50 लाख रुपए रखी गई है। यानी कि वो वाली जगह फिल की गई है कि जहां पर कम गाड़ियां मौजूद थीं, और वो भी ऐसी हैं कि वो आम आदमी खरीद ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि ये जो है ना अपर क्लास के लिए तमाम मराद, सहूलतें, एमनेस्टीज, सब्सिडीज़ हमें नज़र आती हैं। जब आवाम की बात होती है जिसको गाड़ी चाहिए रोज़गार के लिए, मोबिलिटी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, वहाँ पर हमें नहीं नज़र आती हैं इस तरह की जो अमरात हैं। कार डीलर्स एसोसिएशन का ये भी कहना है कि अगर हुकूमत गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी हटा देना तो मकामी गाड़ियों की कीमतें मामूल पर आ सकती हैं, क्योंकि उन्हें मुकाबिल मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई कंपटीशन तो होगा ना कि आपको कोई गाड़ी मिल रही है ऐसी कि पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बन रही हैं, जो यहाँ पर कंपनीज काम कर रही हैं, उनको अपनी कीमतें कम करनी पड़े, ना कि इतनी ज़्यादा कीमतें हो जाएं कि आप सिर्फ देख सकते हैं कि ये गाड़ी है, मुझे अच्छी लगती है। चलें, इस हवाले से हम सुनील सरफराज मंच से बात करते हैं, जो कि हमारे साथ गाड़ियों के कारोबार में वसी तजर्बा रख। सुनील मंच साहब, एक तो ये फरमाइएगा सबसे पहले, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो नोटिस लिया है 3 बड़ी कंपनियों के खिलाफ कि 3 साल में उन्होंने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी थी, जिससे गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो कम होती, सस्ती होती, जो नहीं किया गया, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा और ये कितना अहम है कि ये तमाम जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो यहाँ पर इतने पैसे कमा रही हैं, वो अपने वादे भी पूरे करें और सस्ती गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर फराहम हो सकें। जी, बहुत शुक्रिया फरहाद साहब। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जो नोटिस का आप बात कर रही हैं, नोटिस का रिजल्ट मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये ऑन पेपर नोटिस वाली बात है। अगर आप देखें कि कोई भी कारोबारी इदारा है, अगर वो आपके मुल्क में आने की कोशिश करता है, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और वो आपकी मैशियत के लिए बड़ी रीढ़ की हड्डी होता है। 2016 में एक ऑटो पॉलिसी आई थी जिसके तहत 14 कंपनियों ने जो है ना वो इजहार किया था अपने इंटरेस्ट का, और उन्होंने लाइसेंस भी लिए थे ग्रीन फील्ड के और 3 ने ब्राउन फील्ड के। और उनमें से कई ऐसे हैं जो पाकिस्तान में अपना प्लांट लगा चुके हैं, कई पुल आउट कर गए थे बिकॉज उनको लगता था कि जिस तरह भी आप पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि आप कारोबार शुरू करते हैं और अगर आपको फिजिबल नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली आप उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। जिन्होंने कंटिन्यू किया उन्होंने प्रोडक्ट बनाई और मार्केट में प्रोडक्ट भी लेके आए। अब ये एक किसी भी कारोबारी जो है ना इदारे का प्रोग्रेटिव है, उसकी मर्जी है वो किस सेगमेंट में गाड़ी लेके आ रहा है, बिकॉज वो एक कहते हैं ना प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, वो एनजीओ नहीं है। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट का काम ये है कि गवर्नमेंट उनसे डिसाइड करे कि आप किस किस सेगमेंट की गाड़ियां किस किस टाइम में लाएंगे, एक टाइमलाइन डिसाइड करे, और अगर वो टाइमलाइन एग्रीड है तो अब आप उनको पेनलाइज कर सकते हैं, वरना ये नोटिस ये सारे सियासी नारे होते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने वाकई नोटिस लेना है आवाम को सस्ती गाड़ी देने का, तो बड़ा इजी तरीका है। आपके मुल्क में जौन सी भी गाड़ी सड़क पे आती है, बेशक वो 10 लाख की है या 50 लाख की है या 1 करोड़ रुपए की है, उसमें डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं दे अमाउंट टू 35 to 40%। तो अगर आपको प्राइस सस्ती करनी है तो आप इदारों के ऊपर ना देखें, नोटिस ना लें,
आप टैक्स कम करके आवाम को सहूलत पास कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम मुतवस्सित तबके की बात कर रहे हैं, मुतवस्सित तबके के ख्वाबों की बात कर रहे हैं कि चलें घर तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, गाड़ी कुछ सस्ती होती थी, पहले ये ख्वाब पूरा कर लिया जाता था। मुतवस्सित तबका अब कोई पाकिस्तान में गाड़ी खरीद सकता है अभी की अगर आप कीमतें देख लें तो, कोई ऐसी गाड़ी के जो चलाने के भी काबिल हो? देखिए, अगर आप नई गाड़ी की बात करें तो नई गाड़ी आपको 0 मीटर पाकिस्तान में एंट्री लेवल भी कोई गाड़ी 1 मिलियन रुपीस के अंदर नहीं मिलती, तमाम गाड़ियों से ऊपर है। और मुतवस्सित तबके के लिए उन्होंने यही कहा कि जो मोटरसाइकिल की प्राइस थी उसको तकरीबन गाड़ी की प्राइस पे ले आए। तो उस लिहाज से तो मुझे ये लगता है कि यूज्ड कार इज द ओनली ऑप्शन जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है। जो इम्पोर्टेड गाड़ी है वो भी नहीं हाथ में आएगी, बिकॉज जो आपकी फॉरेन करेंसी का रेट है, एंड अगेन इम्पोर्ट के ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज है वो तकरीबन 150 से लेके 350% तक जाती है, वो भी एक आम आदमी के उसमें नहीं आएगी। लेकिन सुनील साहब, जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ने ये नोटिस चले ले लिया है कि जी 3 बड़ी कंपनियों ने मैन्युफैक्चर तो यहाँ करना था, 3 साल के बाद लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाना था, कितने लोगों को उससे रोज़गार मिलता, कितने लोगों को यहाँ पर फिर उसकी वजह से कीमतें भी कम होती। क्या ये चीज़ें जो हैं ये भी, अगर वो पार्ट ऑफ एग्रीमेंट था जिसके तहत उन्हें यहाँ पर एक मार्केट मिली, तो वो एग्रीमेंट को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी नहीं और उस पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? दूसरा, सेफ्टी जो मेयर्स हैं, जो पूरी दुनिया में बड़े सेफ्टी फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे यहाँ पे कम्प्लीटली ओवरलुक होते हैं। यही कंपनियां हैं जो वहाँ पे गाड़ियाँ देती हैं तो उनकी क्वालिटी फ़र्क होती है, हमारे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड जो उनकी तरफ से हैं, इस पे क्या किया जा सकता है और होना चाहिए क्या? देखिए, वो जहाँ तक सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात है, आप अगेन जब भी कोई इदारा किसी मुल्क में कारोबार करने आता है, रूल्स ऑफ गेम गवर्नमेंट सेट करती है कि हमारे यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है। सिर्फ अगर आप बात करें किसी भी गाड़ी की, अगर वो यूरोप में जा रही है उसका गेज अलहदा होगा, अगर वो एशिया में जा रही है उसका गेज अलहदा होगा, डिपेंडिंग अपॉन की रेगुलेशन क्या है। हमारे मुल्क में मसला ये है कि कोई सेफ्टी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। मैं आप सारे बात जरूर करते हैं कि गाड़ियों में एयर बैग होने चाहिए, गवर्नमेंट के लोग भी जब असेंबली फ्लोर पे आते हैं तो बात करते हैं, बट अभी तक जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी थी जो सेफ्टी की थी वो नहीं आ सकी। बट एक कोई अच्छी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब से बात हमारी होती रहती है और वो अक्सर ये बताते हैं कि जो एक नई जो पॉलिसी आ रही है जिसके अंदर आप मिनिमम क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है वो सेट करने जा रहे हैं। इससे पहले कोई ऐसा मिनिमम स्टैंडर्ड इन प्लेस नहीं था। बिल्कुल ठीक है, आने वाले साल में आप देख रहे हैं कि कुछ कीमतें नीचे आएंगी, डॉलर को मुस्तहकम करने की बात हो रही थी, डॉलर तकरीबन मुस्तहकम हो गया है, एक जो है उसकी कीमत जो है सेट हो गई है। अब आप देखते हैं कि आने वाले साल में शायद कुछ कीमतें नीचे आएंगी, डॉलर की वजह से भी कहा जा रहा था कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। कोई गरीब आदमी, कोई मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला अगले साल खरीद सकेगा? मुझे नहीं लगता था। देखिए, डॉलर स्टेबिलिटी लाता चीज है, लेकिन मैंने अपने 40 साल जिंदगी में आज तक गाड़ी की प्राइस कभी नीचे आती नहीं देखी, नेवर एवन वंस। रीजन ये है कि आप देखिए, फिर वही बात है कि आम मुतवस्सित तबका तब गाड़ी खरीदेगा जबकि जो इदारा बना रहा है वो उनके लिए गाड़ी भी बनाए। अभी कंपटीशन बहुत आ रहा है, दिसंबर के अंदर ही 5 या 6 गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, या अगले 6 महीने के अंदर जो आपकी ऑटो पॉलिसी का फायदा उठाने के आखिरी 6 महीने हैं, बहुत सी और गाड़ियां लॉन्च होंगी। कंपटीशन बढ़ेगा, उससे फायदा ये होगा यूजर को कि आपको अगर एसयूवी मार्केट ही देख लें तो एक चॉइस के बजाय 5 चॉइसेस हैं, ऑप्शन ज्यादा मिल जाएंगी सेम प्राइस में। बट मुझे नहीं लगता कि बहुत, अगर आप कहना एक्सपेक्ट करें कि जी जो लोअर सेगमेंट ऑफ मार्केट है उसके अंदर हैचबैक में आपको कोई और जो है नई प्रोडक्ट मिलेगा। उसकी रीजन ये है कि वहाँ पे बहुत कट थ्रोट किस्म का कंपटीशन है और वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बड़ी कम है। तो मुझे नहीं नजर आता कि कोई भी कंपनी 1000 सीसी से नीचे की सेगमेंट में इंटरेस्टेड है। ऑलरेडी 2 गाड़ियां आ चुकी हैं, यूनाइटेड है और प्रिंसिपल है, बट उसके अलावा मुझे नहीं नजर आता कि कोई भी कंपनी उस कैटेगरी के अंदर कोई गाड़ी लॉन्च करना चाहती है। तो सुनील साहब, हमने देखा था कि रिकंडीशन गाड़ियां आ रही थी जो कि इस 1000 सीसी से कम में भी दस्तयाब थी और पैसे भी बड़े रीजनेबल थे, जिनको लोगों ने हाथों हाथ भी लिया। एक बड़ी मार्केट भी थी जिसकी वजह से मुतवस्सित और मिडिल क्लास जो है उनका ये ख्वाब जो है पूरा वो फिर वो भी बंद हो गई। ये मामलात और जो पॉलिसी की आप बात करें उसमें इन फैक्टर्स को कितना कंसिडर करना चाहिए? अगर नई गाड़ियां नहीं आ सकती, इसमें रिकंडीशन गाड़ियां जो हैं वो तो आ सकती हैं, हम इस तरह से तो लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्या ऐसे करना चाहिए? देखिए, अब वो फिजिबल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक 660 सीसी 3 साल पुरानी जो आपकी पॉलिसी है यूज गाड़ी की वो मंगाते हैं, अच्छी गाड़ी आपको 18-20 लाख रुपए से नीचे कॉस्ट नहीं करती। उससे सस्ती आपको मेड इन पाकिस्तान 660 सीसी विद लोकल वारंटी मिलती है। सो डायनामिक्स ऐसे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के कि आपकी जो करेंसी है वो पूरी दुनिया में फिट चुकी है। आपको डॉलर्स खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, सो इट्स क्लोज टू 160 रुपीज अ डॉलर। तो उस पे आप इंपोर्ट भी करेंगे तो आपको फिजिबल नहीं रहेगा। तो ठीक है, हुकूमत को फौरी तौर पर कोई इकदामात करने की ज़रूरत है या हुकूमत को इकदामात कर सकती है? जैसे आपने कहा कि टैक्स में छूट दी जा सकती है, दीगर कौन से इकदामात हैं जो हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा इकदाम तो यही है, मैं आपको बता रहा हूँ, 40% डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो अगर 100 रुपए की गाड़ी तो 40 रुपए तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं,
गवर्नमेंट उसको 80 रुपए की करना चाहती है, वो टैक्स को 20% कर दे। तो उस लिहाज से सबसे डायरेक्ट आपके पास जो लीवर नजर आता है, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिसको आप इंग्लिश में लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, तो सिंपल से आप टैक्स कम करके बेनिफिट पास करें और इदारों के जो गाड़ियों वाले इदारे हैं उन पे कैप लगा दें कि भी हमने ये टैक्स कम किया है, आप प्राइस को इससे आगे इंक्रीज नहीं कर सकते। यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कोई नहीं है। तो उस कैप में हम ये भी तो डाल सकते हैं ना साथ ही कि जी आप इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी ये होने ज़रूरी हैं। 3 डब्बा नहीं आप यहाँ पे देंगे, इतने गेज का कम से कम उसकी बॉडी होगी, उसके ये स्पेयर पार्ट्स जो हैं उसकी अवेलेबिलिटी को आप ऐसे इंश्योर करेंगे, आप उसके अंदर ये एयर बैग्स जो हैं वगैरह वगैरह लगाएंगे। ये तमाम चीज़ें करने में कबाहतें क्या हैं? आखिर ये सब अगर हमें समझ आता है तो लोगों को भी, पॉलिसी मेकर्स को भी समझ आना चाहिए। पूरा साल खत्म हो गया जी। उसके लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक तैयार कर रहा है, एक अदारा है PSQCA। ये WPA 29 स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान उसको फॉलो करने जा रहा है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड है। और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन दैट सेंस वी आर इन राइट डायरेक्शन। तो वो एक जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है वो तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, यानी पहले 4 माह में आपको नजर आ जाएगा कि प्रूव हो जाएगा। बट उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्राइस कंट्रोल है, जो आपका या मेरा या हर पाकिस्तानी का ख्वाब है कि उसको एक अफोर्डेबल गाड़ी मिल सके, होता ये है कि अगर लेट्स से गवर्नमेंट अभी टैक्स कम भी कर देगी ना, तो कारसाज इदारे थोड़ी देर बाद वो हिस्सा भी ले जाएंगे और उसको बढ़ा देंगे। देयर नीड टू बी अ कैप ऑन प्राइसेस। कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो कि उनकी प्राइसेस को कंट्रोल करे और ये बात मेक श्योर करे कि जो प्राइस अगर वो गवर्नमेंट उनको टैक्स रिलीफ देती है तो वो आगे कंज्यूमर को पास करे। तो सुनील साहब, अगर ये पॉलिसी बन जाती है तो उसके बाद इस पे अमल दरामद, ये जो गाड़ियां मार्केट में इस वक्त हैं ये कहाँ जाएंगी? जो उस सेफ्टी स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरेंगी, इनका क्या होगा? और नई आने वाली गाड़ियां कब तक हमें उस प्रोटोकॉल की मिल सकेगी? देखिए, इनका तो कुछ नहीं हो सकता जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, बिकॉज ये तो जो गाड़ियां पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर लाखों की तादाद में मौजूद हैं। जब वो सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं था तो उस टाइम वो बन गई थी। यस, अब नई आने वाली गाड़ियों में आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा और विद इन 4 से 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि तमाम गाड़ियां जो सड़क पे मौजूद होंगी, बिकॉज पुरानी गाड़ियां मार्केट से आउट होती जाएंगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम जो नए स्टैंडर्ड से कंप्लाइंट गाड़ियां वो होंगी। उसको होने में कितना टाइम लगेगा? जो हमने सुना था इस साल के एंड तक जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट PSQCA तैयार कर रहा था वो आ जाएगा। और मेरा ख्याल है हमें वो ट्वीट पे गाए बगाए खुशखबरियां देते रहते हैं फवाद चौधरी साहब, तो उम्मीद करते हैं कि इस साल के शुरू में 2021 के शुरू में ये पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी। एंड वंस इट अप्रूव्ड तो फिर आपके मुल्क में कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं बन सकेगी जो उस स्टैंडर्ड को फॉलो ना करे। बट अभी तो ये देखना है कि वो स्टैंडर्ड क्या सेट किए जाते हैं। 1 एयर बैग है, 2 एयर बैग है, गेज क्या होगी, आपके ब्रेक का स्टैंडर्ड क्या होगा, तो इस तरह की काफी चीजें जो कि अभी गौर तलब में देखते हैं कि इंशाल्लाह क्या होता है। चले, हम भी आपकी तरह जो है ये उम्मीद रखते हैं। सुनील सरफराज मंद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे बड़े पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और आया कि मुतवस्सित तबका जो है गाड़ी नहीं खरीद सकता, बाइक खरीद लें क्योंकि अब गाड़ी की कीमत पे आपको बाइक दस्तयाब। लेकिन बाइक के वजह से होने वाले हादसे, वैसे तो ट्रैफिक हादसात ही शरह अम्मात में सरे फहरिस्त हैं और उन तमाम ट्रैफिक हादसात में बाइक के जो हादसात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। रेस्क्यू 1122 के साथ जब हमने स्पेशल एक पैकेज किया था तो उन्होंने हमें बताया कि जितने रिपोर्ट होते हैं हादसात उसमें से 70-80% जो हैं वो मोटर बाइक के हादसात होते हैं जो अक्सर फेटल साबित होते हैं। तो एहतियात जो है, सेफ्टी फीचर कहीं भी गाड़ी में हो या मोटरसाइकिल में हो, हेलमेट की सूरत में हो या किसी और, नज़रअंदाज ना। बिल्कुल, गाड़ियों की कीमतों की हमने बात की। 2020 जो है वो भी मुतवस्सित तबके के लिए मुश्किल रहा, गाड़ी नहीं खरीद सकते थे। अब तालीम की कुछ बात कर लेते हैं कि वैसे तो हमारी तालीम बहुत ही डिस्टर्ब रही कोरोना की वजह से। तालीम हासिल करना हर पाकिस्तानी बच्चे का हक है और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि तालीम जो है बच्चा हासिल कर सके। जी, बल्कि प्राइमरी एजुकेशन जो है ये रियासत की जिम्मेदारी है कि जितने बच्चे हैं उनकी प्राइमरी एजुकेशन तक की जिम्मेदारी रियासत ने निभानी है। लेकिन वतन अजीज़ में लाखों बच्चे इल्म की रोशनी से महरूम हैं। मुल्क के कबायली इलाकों में इस हवाले से आदाद शुमार जो सामने आए मुख्तलिफ रिपोर्टों के हवाले से वो तशवीशनाक हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कबायली इलाकों में 5 बरसों में 73% बच्चे स्कूल छोड़ गए। 73% जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ गए हैं और 79% बच्चियां प्राइमरी में ही स्कूल छोड़ जाती हैं। किसी की शादी कर दी जाती है, किसी को घर बिठा लिया जाता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, बच्चियां जा नहीं सकती, स्कूल बहुत दूर है। बिल्कुल सही। और ये जो रिपोर्ट है मुख्तलिफ ज़राए से ये रिपोर्ट सोशल मीडिया के जो है वो इस वक्त ज़ीनत बनी। उसके मुताबिक टांक, लकी मरबत, बन्नू, शुमाली वज़ीरिस्तान और अक्ज़ई, मोहम्मद एंड बाजोड़ एजेंसियाँ ये जो है इनमें से हर 4 में से 3 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं।
पंजाब की भी बात की जाए तो हमसे सूरत हाल अच्छी नहीं है। एक वजीफ़ा दिया जाता था पिछली गवर्नमेंट की तरफ से, भट्टा मजदूरों के बच्चों को 1000 रुपया महीना जो है वो दिया जाता था, और स्कूल में एनरोलमेंट को यकीनी बनाने के लिए कि अगर आएंगे स्कूल तो 1 महीने का 1000 रुपया उस बच्चे को मिलेगा, जिसकी वजह से वो बच्चे मजदूरी नहीं करते थे, वो स्कूल आते थे। लेकिन वो 1000 रुपया बंद कर दिया गया इस हुकूमत की तरफ से, जिसकी वजह से भट्टा मजदूरों के तकरीबन जो है 60,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस स्कूल से बाहर हैं और वालिदैन के साथ भट्टों पर मजदूरी कर रहे हैं। और वो यही बच्चे हैं जो कि फिर जिनसी ज़्यादतियों का शिकार भी होते हैं और मुख्तलिफ मुआशी इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। और बदकिस्मती से 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद हुकूमत जो है भट्टा मजदूरों के बच्चों की तालीम के लिए फंड्स ही जारी नहीं कर सकी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भिखारी बच्चों को तालीम की सहूलतें देने के लिए दरखास्त भी दायर की गई है। दरखास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था कि तालीम के बजट में इजाफा किया जाए और भीख मांगने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ इकदाम किए जाएं, क्योंकि ये रियासत की जिम्मेदारी है। और ये इस अपील पर अदालत ने वजारत तालीम के सेक्रेटरी समेत मुतालिका महकमों को नोटिस भी जारी कर दिए। लेकिन ये नोटिस अदालत को जारी करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब हुकूमत इस चीज़ को अपने आइन की रूह से तस्लीम करती है कि बच्चों को तालीम देना उनकी जिम्मेदारी है और बच्चों का बुनियादी हक है, और हमारे वैसे भी ये डेवलपमेंट गोल्स में शामिल है, तो क्यों हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं? इस हवाले से पहले बात करेंगे हम खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर तालीम शहराम तरकई से। शहरकई साहब अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि महकमा तालीम जो है KP वो भी इनकी तस्दीक कर रहा है कि इन कबायली इलाकों में बच्चों के स्कूल छोड़ने की जो नंबर्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो आपके क्या इससे आगाह हैं इस तरह की रिपोर्ट से, और आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मामलात सामने आ रहे हैं? देखें, इस तरह की सच कोई डिटेल्स हैं नहीं, पता नहीं ये ख़बर कहाँ से आई है, और वहाँ पे इश्यूज़ हैं। ऑब्वियसली एरिया डेवलप हो रहा है, स्कूल में मुश्किलात हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्रॉप आउट हो रहा है। और जिस तरीके से पता नहीं कौन एक ख़बर चलाई गई है उसकी हम ऑलरेडी डिटेल ले रहे हैं, लेकिन सच ऐसी कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। उसको हम थॉरली देख रहे हैं और पूरे सूबे को हम देख रहे हैं, चीज़ें कंट्रोल में। तरक़ी साहब ये भी बताया, जिस तरह से आपने तो बात की या ख़बर की तरदीद कर दी है, लेकिन मसाइल तो बच्चों को मौजूद हैं। अगर वहाँ पर बच्चियों से बात की जाए तो उनके वालिदैन ये कहते हैं कि हम बच्चियों को इसलिए नहीं भेजते क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, स्कूल बहुत ज़्यादा दूर हैं। इस तरह के मसाइल तो हैं ही। लड़कियों की तालीम के लिए आप क्या कर रहे हैं, और जो ये प्रॉब्लम है इसको एड्रेस भी किया जा रहा है? देखें, एक तो ड्रॉप आउट बढ़ नहीं रहा है, ये पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से आई है। मैंने ख़ुद भी कहीं पे न्यूज़पेपर में पढ़ी है, मैंने डिपार्टमेंट से भी मांगी है कि मुझे एक्चुअल पोजीशन बताए। दूसरी बात यह है, तो ड्रॉप आउट का जो बढ़ रही है इस पे इसकी कोई तस्दीक नहीं, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई ऑथेंटिक। अगर है शेयर की जाए उस पर फिर बात की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे मुश्किलात हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स बहुत कम हैं और पिछले अदवार में बनाए नहीं गए। ऑब्वियसली अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको बना रही है, लेकिन बनाने में उसको टाइम लग रहा है। मतलब एक स्कूल बनाने में या 2 स्कूल जहाँ भी जितने भी है पूरे उसमें टाइम लग, काफ़ी स्कूल फाइनल स्टेजेस में हैं, जिनको हम इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे चीफ मिनिस्टर्स में मीटिंग करते हैं हर हफ्ते दूसरे हफ्ते, और उसको हमने प्रायोरिटी दी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो स्कूल डेवलप कर रहे हैं। कुछ स्कूल्स की हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है स्कूल की रैशनलाइजेशन की या स्कूल डेवलप करने की, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है तालीम वैसे भी, तो उसमें हमारा ज़्यादा फोकस है और इंशाल्लाह इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। जी ठीक। तरक़ी साहब, वर्ल्ड बैंक ने भी तो यही रिपोर्ट दी है ना कि इस वक्त ड्रॉप आउट्स जो हैं बच्चों के वो खतरनाक हद तक कोविड की वजह से होंगे। उनका कहना ये है कि कोविड की जो असल इमरजेंसी है वो एजुकेशनल इमरजेंसी है, कि बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम होंगे। तो हमारी बलूचिस्तान हो गया, KP हो गया, तो जहाँ पे दूर उफ्तादा इलाके हैं, जहाँ मौसम भी है, शिद्दत पसंदी भी है, और बहुत सारे मसाइल हैं। कंसिडरिंग ऑल दैट, दूसरी टर्म है आपकी ये KP में, जहाँ पर आप मुसलसल हुक्मरान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार है। तालीमी इस्लाहात के लिए क्या इक़दाम ऐसे किए गए हैं, और ख़ासतौर पे कोविड के दिनों में, कि इस वर्ल्ड बैंक ने चलें, अगर और रिपोर्ट नहीं तो वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट किया है उस सिलसिले में बच्चों के ड्रॉप आउट्स को कम से कम रखा जा सके, बच्चों की तालीम को यकीनी बनाया जा सके? देखिए, अगर आप पिछले टाइम का देख लें तो तकरीबन कोई 1920 में जो मुझे फिगर्स दी गई हैं कि तकरीबन 248 नए स्कूल इस्टेब्लिश किए गए हैं, कोई 61 साइंस लैब्स हमने इस्टेब्लिश की, कोई 833 हमने प्लेइंग एरियाज़ प्राइमरी स्कूल्स में डेवलप किए हैं जिसमें बच्चे खेलते हैं। 500 स्कूलों को हमने सोलराइज़ किया है, सोलर पे किया। 8000 पे ऑलरेडी काम चल रहा है और इंशाल्लाह इसी साल
वो भी कंप्लीट हो जाएगा। 10,000 हमने कोई टीचर हमने 10,000 भर्ती किए और 27,000 हमने ऑलरेडी जिसकी हमने इश्तिहार दे दिया और इंशाल्लाह वो जल्दी उस पर 1.5 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट हो जाएगी और उसको हम टीचर्स को प्रोवाइड करेंगे। फ्यूचर का जो हमारा प्लान है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा है, हमारे कोई 1400 IT लैब्स हैं, इक्विप्ड हैं, उनमें हम प्लान कर रहे हैं कि उसमें हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस उसकी ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करवाएं स्कूल के बच्चों में। उन्हीं लेवल पे डिजिटल कंटेंट पे हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे 10वीं या 12वीं से सरकारी स्कूलों से वो फारिग हों, टेक्नोलॉजी के मैदान में वो टोटली इक्विप्ड हों, वो उनको पता हो कि फ्यूचर क्या है, उनकी कैसी ट्रेनिंग होगी, तो फ्यूचर में डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरफ उन्हें जाना है, टेक्नोलॉजी IT की तरफ जाना है या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर भी बनना है, लेकिन टेक्नोलॉजी से वो आरास्ता होंगे। इसके साथ साथ हम स्मार्ट स्कूल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उस वो जैसे मैंने उसमें अभी आपको जिक्र किया, पेपरलेस पे जा रहे हैं, उस पर भी हमने काफ़ी काम शुरू किया हुआ है। तो बहुत सारी और चीज़ें हैं जो स्कूल बैग्स जो है हमने स्कूल बैग की जो वेट लिमिटेशन है 2020 वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें बच्चों के जो स्कूल के बैग का साइज़ है वो बहुत बड़ा है, उनकी स्पाइन की और साइकोलॉजिकल उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इंशाल्लाह उसमें फाइनल एक्ट अप्रूव हो गया। जैसे स्कूल खुलेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है पाकिस्तान में, बल्कि एशिया में अगर मैं कहूँ तो गलत ना होऊंगा शायद, कि जिसमें हमने स्कूल लिमिटेशन बैग हमने इंट्रोड्यूस करवाया है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेहतमंद हों। जितने सेहतमंद होंगे उतने वो साइकोलॉजिकली और मेंटली और फिजिकली वो स्ट्रांग होंगे, वो बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। शहराम तरक़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं जो बातें आप कर रहे हैं, जो कबायली बच्चों के ड्रॉप आउट के हवाले से हैं, वो भी दुरुस्त हो, रिपोर्ट आप तक आएगी, हम आपसे फिर बात करेंगे उसके ऊपर। और दूसरी चीज़ ये कि जितने इनिशिएटिव्स की आप बात कर रहे हैं, उम्मीद करें 2021 में वो पूरे होंगे। हमने हमेशा अपहेल्ड भी किया है, जब भी ये इनिशिएटिव्स लिए गए हमने अपने प्रोग्राम में उनको हमेशा अप्रिशिएट भी किया है। लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि पाकिस्तान के ये बच्चे जो कि स्कूल से बाहर हैं, ये बच्चे दहशत गर्दी का शिकार भी हो सकते हैं, जिनसी ज्यादती का शिकार भी हो सकते हैं, गुर्बत के नतीजे में मुल्क की मईशत के ऊपर बोझ भी बन सकते हैं। ये बच्चे मुख्तलिफ ऐसे क्राइम्स में मुब्तला हो सकते हैं जिससे हो सकता है स्ट्रीट क्राइम या बहुत सारे और जराइम में इजाफा। सो बच्चों को पढ़ाना किसी भी कौम की मुल्क की तरजीह अव्वल होनी भी चाहिए और रहनी भी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब ये रियासत की जिम्मेदारी है तो रियासत को ये जिम्मेदारी जो भी हालात हों पूरी करना है। इनको कोई स्किल्ड लेबर में भी हम नहीं ला सकते। हम ये कहेंगे ना कि अच्छा पढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा स्किल्ड लेबर में कैसे लेके आए, वो भी हम नहीं ला रहे हैं। हमारे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स होते थे जो जहाँ पे कि मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दी जाती थी। मुझे तो अब काफ़ी अर्से से नहीं सुनाई दिया कि कोई इस तरह का निज़ाम जो है वो मौजूद हो। हमारे स्कूल्स में हमसा बॉयज़ के लिए होता था कि वो सीखते थे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, और लड़कियाँ जो है होम इकनॉमिक्स, वो भी ख़त्म हो गया। सो बहुत सारे स्किल्स के जो थे वो नहीं हमें मिल रहे हैं और उसके साथ साथ तालीम भी नहीं। उसके बाद जब हम सेमेस्टर सिस्टम में आ जाते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, फिर यकीन करें सेमेस्टर सिस्टम में जो 95% बच्चे हैं ना वो सब कुछ भूल जाते हैं जब 4 साल बाद डिग्री लेके निकल रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ा होता है और वो थोड़ा थोड़ा भी एक मिड्स के बाद फाइनल्स तक भूल चुके होते हैं। सो ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर मिलते हैं। स्टे विद अस।